नमस्ते और हमारी इस पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर भारत के एक ऐसे साइलेंट गार्डियन की बात कर रहे हैं जो चुपचाप खत्म हो रहा है। यह हिमालय से भी पुराना है लेकिन आज खतरे में है। इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में बस 3 सवाल घूम रहे हैं। ये गुमनाम हीरो आखिर है क्या, इसे कौन और क्या खत्म कर रहा है, और सबसे जरूरी, अगर ये चला गया तो हमारा क्या होगा। ये सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे आसपास होकर भी लगभग अदृश्य है। हम अरावली की बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इसे बस कुछ सूखी टूटी फूटी पहाड़ियां समझते हैं जो दिल्ली गुड़गांव के रास्ते में दिख जाती हैं। लेकिन इन स्रोतों में जो तस्वीर उभरती है वो बिल्कुल अलग है। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि एक विशाल पारिस्थितिक ढाल है, एक कवच। हाँ, और यहीं से शुरू करते हैं। इन स्रोतों में जो सबसे हैरान करने वाली बात मुझे लगी वो है इसकी उम्र। हम जब पहाड़ सोचते हैं तो दिमाग में हिमालय की बर्फीली चोटियां आती हैं। जाहिर है, लेकिन अरावली तो हिमालय की भी परदादी है। कहा जाता है कि ये लगभग 3 से 4 अरब साल पुरानी है। ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। जब हिमालय का अस्तित्व भी नहीं था, तब अरावली एक विशाल ऊंचे पर्वत के रूप में खड़ी थी। अरबों सालों की हवा, पानी और मौसम के मार ने इसे घिसकर आज का रूप दिया है। अच्छा, तो ये नुकीली चोटियों वाली रेंज नहीं है, बल्कि गुजरात से दिल्ली तक फैली 700 किलोमीटर लंबी घिसी हुई पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। और इसका ये घिसा हुआ होना ही इसकी असली ताकत है। प्रकृति ने इसे तराश कर ठीक वैसा बनाया है जैसा इस इलाके को चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी और विशाल है, लेकिन इसे गार्डियन या जीवन रक्षक क्यों कहा जा रहा है? ये असल में करती क्या है? इन लेखों में एक बात बार बार सामने आई कि ये एक तरह की जलवायु दीवार है। ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा और असरदार है। आप भारत का नक्शा देखें, अरावली के पश्चिम में थार का रेगिस्तान है। दीवार ना हो तो रेगिस्तान की गर्म हवाएं और रेत दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक बिना रोक टोक पहुंचेंगी और इन इलाकों को धीरे धीरे बंजर बनाना शुरू कर देंगी। कमाल है। मतलब ये सच में एक दीवार है? लेकिन स्रोतों में एक और दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्पंज। ये थोड़ा अजीब लगता है। कोई चीज एक ही समय पर दीवार और स्पंज कैसे हो सकती है? और यही इसका सबसे अनोखा और जरूरी पहलू है। वो दीवार सिर्फ पत्थर की नहीं है, बल्कि उस पर उगे जंगलों, पेड़ों और वनस्पतियों की है। अच्छा। जब मानसून की बारिश होती है तो ये जंगल और पहाड़ियों की ढलान पानी के बहाव को धीमा कर देते हैं, ताकि पानी तेजी से बह न जाए। बिल्कुल। पानी तेजी से बहकर निकल नहीं जाता, बल्कि धीरे धीरे जमीन में रिसता है, जैसे एक स्पंज पानी सोखता है। यही पानी जमीन के नीचे जाकर भूजल यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। हमारी बहुत सी नदियां जैसे साबरमती, लूनी और बनास यहीं से निकलती हैं। ये बात चौंकाने वाली है, क्योंकि जब हम दिल्ली एनसीआर में पानी की कमी के बारे में सुनते हैं तो कोई भी इन सूखी दिखने वाली पहाड़ियों के बारे में नहीं सोचता। ये कनेक्शन लोगों के लिए इतना साफ क्यों नहीं है? शायद इसलिए क्योंकि इसका असर सीधे नहीं दिखता। बिल्कुल। ये एक साइलेंट सर्विस है जो सालों से चल रही है। तो ये जमीन को रेगिस्तान बनने से रोकती है और उसे पानी भी देती है। हाँ। अब सोचिए, जो जंगल पानी को सोखते हैं वो हमारे लिए और क्या कर सकते हैं? हवा? हाँ, वो हमारी हवा को भी तो साफ करते हैं। मतलब ये हमारे शहरों के फेफड़ों की तरह भी काम करते हैं। एकदम सही। ये इसकी तीसरी बड़ी ताकत है। दिल्ली एनसीआर, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है, उसके लिए अरावली एक ग्रीन लंग है। इसके जंगल प्रदूषण को सोखते हैं। गर्मियों में जब राजस्थान से धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो ये उन्हें रोककर एक फिल्टर का काम करती है। इतना ही नहीं, ये गर्मी को भी नियंत्रित करती है। आपने हीट आइलैंड का जिक्र किया था, इसका क्या मतलब है? शहर जो है वो कंक्रीट और डामर के जंगल होते हैं ना। हाँ। ये सूरज की गर्मी को सोखकर रात में भी छोड़ते रहते हैं। इसकी वजह से शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण या हरे भरे इलाकों से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो जाता है। 5 से 7 डिग्री? हाँ, इसे ही हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। अरावली जैसे हरे भरे इलाके इस अतिरिक्त गर्मी को सोखकर शहरों के लिए एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर का काम करते हैं। और ये सब जुड़ा है इसकी चौथी शक्ति से, जैव विविधता। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है, ये तेंदुए, सियार, लकड़बग्घे, नीलगाय और सैकड़ों प्रजाति के पक्षियों का घर है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझूं, ये एक ही सिस्टम है
जो दीवार बनकर रेगिस्तान को रोकता है, स्पंज बनकर पानी बचाता है, फेफड़े बनकर हवा साफ करता है और एक घर बनकर अनगिनत जीवों को पालता है। ये तो सच में एक सुपर हीरो जैसा है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये सिस्टम इतना जरूरी और परफेक्ट है तो ये खतरे में क्यों है? इसे बचाने की बजाय हम इसे खत्म क्यों कर रहे हैं? यहीं पर कहानी का सबसे दुखद और जटिल हिस्सा आता है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके दो मुख्य दुश्मन हैं। एक है अवैध और अनियंत्रित खनन। खनन मतलब पहाड़ों को तोड़कर पत्थर और रेत निकालना? हाँ, दशकों से निर्माण सामग्री के लिए अरावली को बेरहमी से खोदा गया है। सोचिए, जिन पहाड़ियों को प्रकृति ने अरबों साल में बनाया, उन्हें कुछ ताकतवर मशीनें कुछ महीनों में समतल कर देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बाद से हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में खनन पर रोक लगाई है। लेकिन फिर भी ये हो रहा है। लेकिन स्रोतों से ये साफ है कि ये अवैध रूप से अक्सर रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर जारी रहता है। ये सोचना भी अजीब है। मतलब कुछ लोग कुछ रातों में ट्रकों में भरकर हमारे भविष्य को बेच रहे हैं। ये सिर्फ पत्थर की चोरी नहीं, ये हमारे पानी, हमारी साफ हवा और हमारी सुरक्षा की चोरी है। बिल्कुल सही कहा। और दूसरा दुश्मन और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अक्सर कानूनी चोला पहनकर आता है। कानूनी? हाँ, और वो है अंधाधुंध शहरीकरण और रियल एस्टेट का दबाव। गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर जैसे शहर सीधे अरावली की छाती पर बसे हैं और लगातार फैल रहे हैं। लेकिन विकास तो जरूरी है, शहर तो बढ़ेंगे ही। क्या स्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? क्या कोई विकल्प ही नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर पूरा नीतिगत और कानूनी विवाद फंसा हुआ है। समस्या अरावली की परिभाषा को लेकर है। कानून में कई बार ये साफ ही नहीं होता कि अरावली का कौन सा हिस्सा पहाड़ है, कौन सा जंगल और कौन सा सिर्फ बंजर जमीन। इस अस्पष्टता का फायदा उठाया जाता है। एक मिनट, मतलब एक पहाड़ी जो असल में वहाँ मौजूद है, उसे कागजों पर कुछ और दिखा दिया जाता है। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसा कि इन लेखों से पता चलता है। मान लीजिए सरकार को एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना है। वे एक सर्वे करते हैं और कहते हैं कि 100 एकड़ की ये जमीन, जिसमें 20 छोटी पहाड़ियां हैं, वन विभाग के 1980 के रिकॉर्ड में आधिकारिक जंगल के तौर पर दर्ज नहीं है। ओके। बस इसी तकनीकी आधार पर उसे कृषि भूमि या गैर वन भूमि घोषित कर दिया जाता है और निर्माण की इजाजत मिल जाती है। मतलब जमीन पर पहाड़ी मौजूद है, पर कागज पर गायब हो गई। ये नीति और जमीनी हकीकत का टकराव है जो अरावली के विनाश को और तेज कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी कानूनी खामी है। इसका मतलब है कि विनाश सिर्फ अवैध रूप से नहीं, बल्कि नियमों को तोड़ मरोड़ कर कानूनी तौर पर भी हो रहा है। इसका असर तो हम हर साल देखते भी होंगे। बिल्कुल देखते हैं। हर मॉनसून में जब गुरुग्राम और फरीदाबाद की सड़कें नदियों में बदल जाती हैं। हाँ, ये तो हर साल की कहानी है। तो उसका एक बड़ा कारण यही है। पानी के प्राकृतिक बहाव के रास्ते जो कभी अरावली की पहाड़ियों से होकर गुजरते थे, उन पर अब कंक्रीट के फ्लैट और मॉल खड़े हैं। तो पानी कहाँ जाएगा? वो शहरों में ही भरेगा। तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे, अगर खनन और शहरीकरण ऐसे ही जारी रहा, तो भविष्य कैसा दिखेगा? अगर अरावली नहीं रही तो क्या होगा? स्रोतों में विशेषज्ञों की चेतावनियां बहुत साफ और डरावनी है। कम समय में, यानी अगले 10-15 सालों में दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधियां और बढ़ेंगी। गर्मियां और ज्यादा जानलेवा होंगी और पानी का संकट बहुत गहरा जाएगा। और लंबे समय में घरों पर निर्भरता आज से 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादातर बोरवेल सूख चुके होंगे। शहर का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि दोपहर में बाहर निकलना खतरनाक हो जाएगा। ये कोई दूर के भविष्य की कल्पना नहीं है, ये उस रास्ते का अगला पड़ाव है जिस पर हम चल रहे हैं। इन स्रोतों में एक लाइन थी जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। अरावली को नष्ट करना मतलब धीरे धीरे उत्तर भारत को निर्जन बनाना। ये हमें उस मूल टकराव पर लाता है जिसके चारों ओर पूरी बहस घूम रही है, विकास बनाम अस्तित्व। क्या कुछ इमारतों और सड़कों का निर्माण इतना जरूरी है कि हम अपने अस्तित्व को ही दांव पर लगा दें? और यही वो सवाल है जिसे नीति निर्माताओं और समाज को खुद से पूछना होगा। अक्सर इसे अल्पकालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक जीवन के संघर्ष की तरह देखा जाता है। कुछ 1000 करोड़ का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आज आकर्षक लग सकता है, लेकिन अगर 50 साल बाद उस शहर में पानी ही नहीं होगा तो उन इमारतों का क्या मूल्य रह जाएगा?
हमें ये समझना होगा कि अरावली कोई सड़क या पुल जैसा ढांचा नहीं है जिसे एक बार टूटने पर दोबारा बनाया जा सके। मतलब ये इररिप्लेसेबल है। बिल्कुल, आप एक 3 अरब साल पुरानी पारिस्थितिकी व्यवस्था को दोबारा नहीं बना सकते। एक बार ये खत्म हो गई तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आज की हमारी पड़ताल का सार यही है, अरावली की पहाड़ियां सिर्फ प्राचीन चट्टानें नहीं हैं, वो उत्तर भारत को पारिस्थितिक पतन से बचाने वाली आखिरी प्राकृतिक ढाल हैं। ये कोई दूर की भौगोलिक घटना नहीं है, ये हमारी हवा, हमारे पानी, हमारे तापमान और हमारे शहरों के भविष्य को चुपचाप हर दिन हर पल प्रभावित कर रही है। यह पूरी चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। स्रोत में सवाल उठाए गए हैं जैसे क्या आर्थिक विकास पारिस्थितिक अस्तित्व पर हावी हो सकता है, लेकिन इससे भी जुड़ा एक गहरा विचार ये है कि एक समाज विकास की असली कीमत कैसे तय करता है। जब जो चीज खो रही हो वो अपूरणीय हो, यानी जिसकी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, हम उस चीज का हिसाब कैसे रखते हैं जो अनमोल है।